नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आज का मौसम थोड़ा खराब है तो वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि बिजली कड़क रही है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज का एनालिसिस। आज का एनालिसिस में कुछ ज्यादा ही मटेरियल्स हैं, ओके, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। दे रन विद द ट्रॉफी। ये कोई आर्टिकल मतलब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान हमारा ट्रॉफी लेके भाग गया है, वही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, वो रहेगा थोड़ा। इंडिया बिल्ड्स 2 क्रॉस बॉर्डर रेल भूटान। थोड़ा भूटान का मैप देख लेंगे, ठीक है, कौन कौन से रिवर है वो भी थोड़ा देख लेंगे। ओके, 29% जंप्स इन द क्राइम रेट्स। देखिए अभी रिसेंटली कल मंडे था, एनसीआरबी का डेटा रिलीज हुआ। एनसीआरबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, तो उसका डेटा रिलीज हुआ। ठीक है, उसमें अपने इंडिया भर में जितने भी क्राइम रेट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे वो पूरा दिखाता है एनसीआरबी डेटा में। आपको किसी भी स्टेट का अगर क्राइम रेट जानना हो या फिर कहाँ पे ये रेप केसेस ज्यादा हुए हैं, कहाँ पे स्मगलर्स ज्यादा हुए हैं, कहाँ पे ड्रग केसेस ज्यादा हुए हैं, ठीक है, तो आपको एनसीआरबी डेटा में पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ओके, तो एनसीआरबी डेटा कल लॉन्च हुआ है। ओके, विद 8% राइज इन द केसेस, दिल्ली टॉप क्राइम चार्ट। दिल्ली क्राइम चार्ट में नंबर पे वही अपने एनसीआरबी का डेटा में। ओके, तो हालांकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव में ये मेंस पर्सपेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंस का एग्जाम जब आप लिखोगे ना तो उसमें डेटा आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, उससे आपके मार्क्स भी इंप्रूव होते हैं। तहखान वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ये एक प्लांट के बारे में है, मतलब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, तो नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, खाली तहखान प्लांट वेस्ट टू प्लांट ये बस याद रख लीजिए। टिकटॉक के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे हम जियो पॉलिटिक्स देख सकते हैं कि टिकटॉक कैसे जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा ये कर रहा था। ठीक है, कि अभी यूएसए में टिकटॉक को रीलॉन्च करने का ये कर रहे हैं, हमने अचानक से टिकटॉक कैसे बैन कर दिया। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, द इंडियन ओशन मिनरल्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब मैं बोलूंगा आज का आर्टिकल ऑफ द डे है ये वाला, आर्टिकल ऑफ द डे ये वाला है। ओके, ट्रंप नेतन्याहू एग्रीज गाजा सीज फायर। देखते हैं गाजा में सीज फायर होगा कि नहीं होगा। साइबर क्राइम वही अपना एनसीआरबी का डेटा। ठीक है, आईवीएफ, हाँ, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे, आईवीएफ ऑफ राइनो। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नॉर्थर्न व्हाइट राइनो के बारे में। ओके, राइनो के कितने प्रजाति होते हैं भारत में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हो गया। दलित वुमेन अब्यूज्ड ड्रैग्ड द हेयर फ्रॉम द गरबा इवेंट गुजरात, ये सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कि अपने इंडिया में अभी हाँ ये सब प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो हालांकि ये कोई न्यूज नहीं है, यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से न्यूज नहीं है, बट यहाँ पे ऐसे ही आप देख लीजिए ओवरव्यू कि क्या चल रहा है। ये वाला थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे, मूडीज, फिच, एस&पी ग्लोबल। ठीक है, जो वर्ल्ड में, जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड में नेशंस को रेटिंग्स देते हैं कि वो नेशन जो भी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूएसए हो गया, उनका रेटिंग्स कैसा है, उनका इकोनॉमी कैसा है, पॉलिटी कैसा है, कोई भी कंपनी वहां पे बिजनेस अगर सेटअप करती है तो उस कंपनी को क्या बेनिफिट है या फिर इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं, उस कंपनी के उस कंट्री में कितना ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है या कम है, ये हमें मूडीज, फिच और एस&पी ग्लोबल में मिलते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द ग्लोबल रेटिंग्स है, ग्लोब में कंट्रीज को रेटिंग देते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईआईपी ग्रोथ 4%, इसके वजह नोबेल पीस प्राइज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रम्प बोल रहा है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। ओके, पोस्ट न्यू सेक्टोरियल टैरिफ वरीज, यहाँ पे सेक्शन 232 ऑफ यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के बारे में बात करेंगे। ओके, रशिया वांट्स एस्केलेशन यूएस टोमाहॉक मिसाइल, थोड़ा टोमाहॉक मिसाइल के बारे में देख लें क्योंकि यूपीएससी समटाइम्स मिसाइल्स के बारे में पूछता रहता है। जैसे 2014 में बाराक 1 मिसाइल के बारे में पूछा था कि हमने बाराक मिसाइल कहां से लिया है, तो हमने इजराइल से लिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा रहता है, तो मे भी हम थोड़ा टोमाहॉक मिसाइल के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये यूएसए का है। ओके, पॉल्यूशन ट्रायंगल गंगा इंडिया सैक्रेड लाइफलाइन। ओके, नॉलेज नगेट्स, जनरेशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, 4G स्टैक। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के लिए तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं इसमें खाली ये बताया कि क्या नाम है उसका, नवीक है, क्या नाम है उसका, नवीक
मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी ये ट्रॉफी लेके भाग गया भाई इंडियन के साथ। अभी इंडिया ने परसों ही जो ट्रॉफी है एशिया कप जीत गए, पाकिस्तान को बहुत अच्छे से हरा के। ऑपरेशन सिंदूर अपने जो मोदी साहब उन्होंने बोला ऑपरेशन सिंदूर ग्राउंड में हो या फिर क्रिकेट के जिसमें, दोनों में जीत इंडिया का होता है। तो वहीं पे ये हम इंडिया जीत चुके हैं, इसके लिए सेलिब्रेट कीजिए, सेलिब्रेट। और दूसरा रिटर्न ट्रॉफी, ये ट्रॉफी लेके भाग गया नकवी यार। कॉमन सेंस देखो, वी वॉन द एशिया कप, बस यही, कोई न्यूज नहीं है, जस्ट फॉर सेलिब्रेशन। सेकेंड, दिस इज अ न्यूज। ओके, भूटान अपना एक मेंबर कंट्री है। ओके, ये भूटान है। अब भूटान देखिए, इंडिया टू बिल्ड 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक भूटान विल कॉस्ट 4000। अब देखिए, हमें अपनी जो कंट्रीज है, बॉर्डर कंट्रीज है, उनके साथ भी नेशन जो है, उनके साथ जो कंट्रीज है अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं। ओके, उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। कनेक्टिविटी इन द सेंस, देखिए अगर मैं आपको कनेक्टिविटी, तो ये भूटान है, ठीक है। यहाँ पे अभी सरकार, यहाँ पे गलेफू है, गलेफू सिटी लास्ट टाइम न्यूज में था, क्योंकि जो भूटान के राजा थे उन्होंने गलेफू सिटी को डेवलप करने का मास्टरमाइंड प्लान बनाया था, ठीक है, गलेफू सिटी को। अब देखिए यहाँ पे 2 और रोड आने वाले हैं, लिंक 2 रोड्स, 2 प्रोजेक्ट्स, a 69 किलोमीटर लैंड कनेक्टिंग कोकराझार इन असम टू गलेफू इन भूटान। यहाँ पे कोकराझार है, ये रहा कोकराझार, कहाँ पे है, असम में है। मैंने कल आपको असम में पढ़ाया था ना कोकराझार के बारे में, जो कि 6 शेड्यूल में, 6 शेड्यूल में ये किसमें आता है, बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल में आता है, बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल, बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल, जो कि अपने इंडिया में 6 शेड्यूल की कैटेगरी में आता है। 6 शेड्यूल कौन सा आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो असम में ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना कोकराझार, ये भी आता है 6 शेड्यूल में। तो यहां से रेल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, कौन कर रहे हैं, अपने अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। ओके, रेलवे मिनिस्टर है। ओके, ट्रेड एंड रेलवे मिनिस्टर। अब ये गलेफू तक एंड 20 किलोमीटर कनेक्टिंग बनरहाट इन वेस्ट बंगाल, बनरहाट, ये रहा बनरहाट टू समत्से इन भूटान। अब देखिए, हमें अपने जो बॉर्डर कंट्रीज है उनके साथ कनेक्टिविटी अच्छे से बना के रखनी चाहिए। बिकॉज एक फिलोसोफर जो वेस्ट के फिलोसोफर है, उन्होंने कहा था यू कैन चेंज योर पार्टनर्स, ट्रेड पार्टनर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, बट यू कैनॉट चेंज योर नेबर। कंट्रीज वाइज में क्या हम भूटान को भी चेंज कर सकते हैं, नहीं। नेबर है तो नेबर रहेगा, आज करोड़ों साल बाद भी रहेगा। चाइना नेबर है, करोड़ों साल बाद में रहेगा। आज इंडिया और स्विट्जरलैंड का रिलेशन अच्छा है, कल में भी नहीं हो सकता है। हम अपने आप से दूरी बना के रख सकते हैं, लेकिन क्या हम चाइना से दूरी बना के रख पाएंगे, ये हमारे नेबर। सो वी कैनॉट चेंज अवर नेबर्स, वी कैन चेंज अवर फ्रेंड्स बट वी कैनॉट चेंज अवर नेबर्स। सो नेबर के साथ अच्छा कनेक्टिविटी। अब ये देखिए, हमने त्रिपुरा, जो हमारा त्रिपुरा है और बांग्लादेश का रिलेशन कैसे बनाया है। यहाँ पे एक रिवर जाता है, ये देखिए, ये आता है फेनी रिवर। अब फेनी रिवर से हमने कनेक्टिविटी बनाया बांग्लादेश का इसमें, ताकि वहां पे फिशरमैन को बेनिफिट हो सके। ओके, और बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो फिशर्समैन है वो वहां पे फिशरी कर सके, आने जाने का जो है कॉरिडोर बना दिया गया है, ठीक है, फेनी रिवर के पास। ओके, अब यहाँ पे हमें और भी कि मेघालय, और भी हमने सिक्किम जो है, सिक्किम, भूटान, नेपाल के साथ हमने क्या कनेक्टिविटी रखा है। नेपाल के साथ हमारा बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी रहता है। नेपाल में जो गोरखा रेजिमेंट्स है वो मोस्टली नेपाल से होते हैं, लेकिन हम उनको अपने इंडियन आर्मी में उनको ये रिक्रूट करते हैं। ओके, तो ये है हमारे इंडिया का मतलब। देखिए, कंट्री से कैसा रिलेशन, तो मे बी चांसेस है कि ये पूछा जा सकता है कि जो 2 लाइन बना है कहां से बना है, गलेफू से कोकराझार, ठीक है, ये पहला हो गया कितना, 69 किलोमीटर्स का। सेकंड, समसे टू बनरहाट कहां पे, अपना वेस्ट बंगाल में, कितना, 20 किलोमीटर का। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये है भूटान। थोड़ा भूटान का मैप देख लेते हैं। ये है संकोच रिवर, नहीं, ये है मानस रिवर, ठीक है, मानस। ये है संकोच रिवर, ये है रायदाक रिवर,
रायदाक रिवर। तो ये सारे किसके ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। लोहित, दिबांग, सियोम, कमला, कैमेंग, ये सब ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी से। ब्रह्मपुत्रा को चाइना में क्या जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा में चाइना को यारलोंग सैंगपो, यारलोंग सैंगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यारलोंग सैंगपो के नाम से जाना जाता है, ओके। अब ये है ब्रह्मपुत्रा। अब देखिए आप एक ब्रह्मपुत्रा कॉन्सेप्ट समझिए। अब देख लो हमारा टॉपिक कैसे लिंक हो रहा है। हमने क्या बात की थी? भूटान का, अभी हम ब्रह्मपुत्रा पे आ गए, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्रा देखिए, ये निकलता है अपना तिब्बत से, मानसरोवर लेक, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से। वहां पे क्या जाना है? यारलोंग सैंगपो। अब यहीं पे चाइना जो है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है ग्रेट बेंड, ये देखिए आ रहा है यारलोंग सैंगपो, देखिए ये आ रहा है, ये अपना ब्रह्मपुत्रा ही है, देखिए जा रहा है, यहां से ये ग्रेट बेंड लेता है, ये देखिए ऐसा, ये ऐसा ग्रेट बेंड लेता है। अब यहीं पे रीजन में चाइना एक डैम बना रहा है, चाइना एक डैम बना, क्या बोल रहे हैं? मेडॉक डैम, मेडॉक डैम। और ये जो अभी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, थ्री गॉर्ज डैम, क्या है? थ्री गॉर्ज डैम, थ्री गॉर्ज डैम चाइना का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डैम है। इससे भी 3 टाइम बड़ा ये बनने वाला है, मतलब सोच रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनने वाला है मेडॉक डैम। कहां पे? ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो इंडिया कंसर्न जता रहा है कि ये डैम बनाने से हमारा वाटर प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो चाइना ने बोला आपको पानी का कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा चाइना ने आश्वासन दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का बात कर रहे हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्र है, ये दिबांग है, लोहित है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से आते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है कि विच आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, विच आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो लोहित हो गया, दिबांग हो गया, सियोम हो गया, ये सब है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्या है ये? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन है? लोहित है, दिबांग है, सियोम है, कमला है, बहुत से हैं, कमला है, राणा नदी है, कामेंग है, और अभी आपने देखा मानस है, ठीक है। मानस से आप एक और चीज जान लीजिए, मानस नेशनल पार्क, ये अपने असम में है, ठीक है, मानस नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे आपको कहीं पे दिख जाएगा काजीरंगा, यहाँ पे आपको कहीं पे दिख जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये ब्रह्मपुत्र के साउथ में है, मतलब नीचे है, ठीक है। यहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, अपने नीचे ही है, यहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके। तो ये अब और देखिए, ये क्या आ गया? मानस हो गया, संकोश हो गया, रायदाक आ गया, जो तिब्बत से होते हैं, ये अपने भूटान को पास करते हैं और फिर इंडिया में आते हैं। अब ब्रह्मपुत्रा जब तीस्ता नदी से मिलती है ना, तीस्ता नदी अपना सिक्किम से आता है, सिक्किम से, और रंगीत नदी भी आता है सिक्किम से, रंगीत है ना, रंगीत भी एक नदी है, ये अपना रंगीत, ये अपना कहाँ पे है? सिक्किम में ही है, ठीक है। सोलाबो लेक, ठीक है, तीस्ता। अब जब तीस्ता ब्रह्मपुत्रा से मिलता है तब इसका नाम बन जाता है जमुना। क्या बनता है इसका नाम? जमुना। कैसे? जब तीस्ता ब्रह्मपुत्रा से मिलता है इसका नाम जमुना, और जब गंगा नदी मिलता है ब्रह्मपुत्रा से तब इसका नाम पड़ जाता है मेघना। मतलब आप देख रहे हो कि ब्रह्मपुत्रा का कितना नाम चेंज हो रहा है? मेघना, ठीक है, इसको बोलते हैं। और गंगा नदी बांग्लादेश में आते ही गंगा नदी का नाम पद्मा पड़ता है, पद्मा, ओके। नेक्स्ट, 29% जन्म दिन क्राइम्स अगेंस्ट एसटी मणिपुर। अब देखिए यहाँ पे डेटा बता रहा है, कौन सा? एनसीआरबी का डेटा, एनसीआरबी का डेटा। ये सब को तुरंत हम 2 मिनट में ये डील कर लेंगे। ये सब मेन पर्सपेक्टिव से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अभी 28.8% राइस हुआ है अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब में कौन आते हैं? कुकी आते हैं, कुकी, जोमी, ये सब आते हैं। इसी के चलते तो लड़ाई हुआ था मीटीज और कुकी में। मीटीज अपना वैली में रहते थे, ठीक है, मैंने आपको शायद मैप दिखाया भी था, ये देखिए, ये है अपना
ये मणिपुर का मैप। अब ये देखिए यहाँ पे लड़ाई किस वजह से हुआ था। ये मणिपुर का है, कहाँ पे, इम्फाल, कहाँ पे, मणिपुर, ये देखिए ये वाला रीजन का है, ठीक है। यहाँ पे ये है वैली वाला रीजन, वैली, ठीक है। यहाँ पे कौन रहते हैं, मीटीस रहते हैं, मीटीस रहते हैं। और ये है माउंटेनियस रीजन, ठीक है। यहाँ पे कौन रहते हैं, यहाँ पे कुकी रहते हैं, ठीक है। कुकी क्या है, एसटी स्टेटस में आते हैं। अब कुकी को एसटी है, मीटीस ने बोला हमें भी एसटी का स्टेटस चाहिए, तो कुकीज को डर लग गया कि अगर मीटीस को एसटी का स्टेटस मिल जाएगा तो वो हमारे जंगल में आके यहाँ पे जमीन खरीद ले लेंगे, क्योंकि पहले लॉ था कि जो कुकी का जमीन है, एसटी का जमीन है, वो जमीन एसटी ही खरीद सकता है, ठीक है, उनके अलावा कोई नहीं। तो मीटीस जब एसटी बन जाएंगे तो कुकी का जमीन खरीद सकते हैं, तो उनको डर लगा कि हमारे एरिया में आके हमको एनक्रोच करेंगे। इसीलिए यहाँ पे 2023 के यहाँ पे पूरा बवाल हो गया, जो अभी तक 2 साल तक इनका जो क्राइसिस चला मणिपुर में। तो वही का बात कर रहे हैं मणिपुर में। तो यहाँ पे मणिपुर बता रहे हैं कि टॉप लिस्ट एनसीआर, मतलब पहले, इससे पहले एसटी और इनका ये नहीं था। आप देखो पहले का डेटा अगर देखोगे तो बहुत कम था, ना के बराबर, ठीक है। कहाँ पे 260 केसेस बिफोर, नो केसेस इन 2021 में। 2021 में एक भी केसेस नहीं था रजिस्टर, 1 केस इन 2022 में 1 केस, और 2023 में 260 केस। यही 2023 का सीन है जब मणिपुर में मिट्टी और कुकी लोग लड़ाई किए थे। ये एनसीआरबी का डेटा है, ओके। तो ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट, ओके। अब यहाँ पे मणिपुर में लोकतक लेक आ जाता है, लोकतक लेक जो कि एक रामसर साइट है। रामसर साइट अभी इंडिया में 90 हो गया है, ठीक है, 90 हो गया है, मे बी 90 या 92 हो गया होगा, ओके। तो लोकतक लेक, यहाँ पे फुंदिस होता है, ठीक है। फुंदिस क्या होता है पता है आपको, ये रहा फुंदिस, फ्लोटिंग लेक, मतलब जो जमीन है ना वो पानी में तैर रहा है, फुंदिस। अगर आप यहाँ पे फुंदिस चेक करोगे, फुंदिस डांसिंग डियर बोला, ये देखिए ये जो जमीन है पानी में तैर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फुंदिस बोला जाता है, ठीक है। फुंदिस जमीन पानी में तैर रहा है, मणिपुर में ये रामसर साइट है, ओके। तो ये हो गया डाटा। नेक्स्ट लद्दाख, जो लद्दाख का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये अभी लद्दाख में हम आ गए, ठीक है। लद्दाख का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी गवर्नमेंट आर्गुमेंट दिया है कि लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने डेटा के साथ दिया 85% जॉब हमने दिया है, 85% गवर्नमेंट ने जॉब दिया है, ठीक है। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किसी ने बोला कि वहां पे जॉब नहीं है इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट आर्गुमेंट दे रहा है कि वहां का 85% जॉब तो वहीं के लद्दाख के पीपल के लिए रिजर्व है, ओके। लद्दाख के पीपल के लिए रिजर्व है, उसमें से भी 10%, उसके बाद ये 85 हो गया, उसके बाद 10% जॉब ईडब्ल्यूएस के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। तो वो बोल रहे कि हमने तो उनको ये जॉब अपॉर्चुनिटी दिया है, कंपनी से बाहर से आ रही है वहां पे ओपन कर रही है। टूरिज्म से उनका, देखिए कहां लिखा है, टूरिज्म लार्ज स्केल वर्चुअली कैरिड, यहाँ पे टूरिज्म, यहाँ पे। तो बोल रहे दे हैव पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स आर्मी, आर्मी के साथ भी उनका अच्छा खासा, मतलब पहले जो थे लद्दाख के पीपल बहुत ही शांत स्वभाव के। मैंने आपको बताया था ना, लेह और कारगिल, लेह में मेजोरिटी ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन समथिंग अराउंड 1,40,000। देखिए लद्दाख माउंटेनियस रीजन है, तो वहां पे जो पॉपुलेशन है ना 7% जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। अभी दिल्ली में आप देखोगे ना तो हजार पर स्क्वायर किलोमीटर, ये किलोमीटर है, मीटर नहीं, किलोमीटर, 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पे 7, तो आप डेंसिटी पॉपुलेशन देख लो बहुत कम। कारगिल में, लेह में क्या है, बुद्धिस्ट है, लेह में क्या है, बुद्धिस्ट है, मेजोरिटी 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 बुद्धिस्ट है। उसमें से भी मतलब टोटल पॉपुलेशन 1,50,000 होगा, 1,50,000, उसमें से 1,40,000 बुद्धिस्ट है। अब ये आ गया कारगिल में 1,33,000 क्या है, मुस्लिम है, वो भी मेजोरिटी ऑफ शिया डोमिनेटेड, शिया।
आपको शिया और सुन्नी में पता है ना, शिया मुस्लिम कौन होते हैं और सुन्नी मुस्लिम कौन होते हैं, ठीक है। सुन्नी मुस्लिम जो मोहम्मद को मानता है, ठीक है। शिया मुस्लिम जो कि मोहम्मद का ही भतीजा था, उसको मानता है अली, अली है उसको मानता है। तो ये डिफरेंस है शिया और सुन्नी में। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए शिया और सुन्नी के बीच में तो मैं बना के दे सकता हूँ, ठीक है, शिया और सुन्नी के बीच में। तो ये है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो गवर्नमेंट आर्गुमेंट दे रही है, हमने उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है। वहां के लोग देखिए 8000 जॉब हैव बीन गिवन, 2019 में 8000 जॉब दिया गया है। पॉपुलेशन वहां की कम है, ओके, 8000 जॉब दिया, 5000 जॉब इन द लद्दाख स्काउट्स, इंडियन आर्मी, इनको जॉब अच्छा खासे दे, फिर वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सेकंड, देन व्हाई द वायलेंस एंड द 4 डेथ पुलिस स्टेशन, व्हाई डस लद्दाख फील सो डिससैटिस्फाइड? तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोला है कि देखिए पहले इनका बजट, फिर गवर्नमेंट बोलती हमने उनको बजट एलोकेशन बढ़ा के दिया है। पहले सिर्फ 250 करोड़, जब ये क्या था स्टेट, अपना कश्मीर के स्टेट में आता था 2019 से पहले, 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर के स्टेट में आता था, तब इसको सिर्फ 250 करोड़ ऐसा एलोकेशन मिलता था, मतलब कश्मीर को मिलता था ना अच्छा खासा। तो उसमें से लद्दाख और जो लेह और कारगिल है, जो लेह और कारगिल है, ये इनको सिर्फ 250 करोड़ देते थे, ठीक है, ये अपना जम्मू कश्मीर। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखिए 6000 करोड़ इसका बढ़ा दिया। तो बोला भाई फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? 6000 करोड़ तुम्हारा वास्ट लैंड आर्मी बजट, वास्ट लैंड, देखिए 6000 करोड़, इट इज नाउ 6000 करोड़, इन एडिशन देयर इज आर्मी बजट, अलग से इनका आर्मी का बजट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आर्मी बजट। फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? मतलब इन प्रोटेस्ट के पीछे कुछ ना कुछ तो है। पाकिस्तानी बैक्ड भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। गवर्नमेंट आर्गुमेंट दे रही है कि हम इतना सब कुछ दे रहे हैं, फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? 370 हटने के बाद लद्दाख बीइंग कार्ड आउट ऑफ स्टेट, हाँ, लद्दाख एक नया यूनियन टेरिटरी है, मतलब नया पैदा हुआ बच्चा होता है ना, नया बच्चा जन्मा हुआ है, तो वैसे ही ये लद्दाख को ट्रीट कर, कि लद्दाख में हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं। अभी देख रहा हूँ हिमांग प्रोजेक्ट, हिमांग वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, देख रहे हो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ पे? हिमांग। हिमांग कहाँ पे? लद्दाख में। और भी अलग अलग बहुत से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं जो कि अपने अक्षय चीन वाले रीजन से हमें चाइना से ये करने के लिए, देखिए ये अक्षय चीन वाला रीजन है, बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए ये अक्षय चीन वाला रीजन है, ये चाइना कंट्रोल में। तो इसको काउंटर करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट है यहाँ पे, सरकार ने इस वाले रीजन में बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च किए। फिर सरकार बोलती है फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो भाई, जेनजी प्रोटेस्ट ला क्यों रहे हो, सरकार को ठीक से काम करने दो ना। ये सारे आर्गुमेंट दे रहे हैं। देन व्हाई पीपल आर डूइंग प्रोटेस्ट, यहाँ पे अलग वही बात है, व्हाट इज योर मैसेज टू लद्दाख यूथ, मतलब ये एक तरह से डिबेट हो रहा है कि जनता कर क्यों रही है इतनी सारी सुविधा देने के बाद भी। ओके, नेक्स्ट ये देखिए नेपाल टूल किट इन लद्दाख प्रोटेस्ट। फिर यही सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट लाया क्यों है? ठीक है, सोनम वांगचुक बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर, इनोवेटर, बहुत पढ़े लिखे हैं, रणछोड़ दास छांचन इन्हीं को बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट यही एनसीआरबी का डेटा जो कल आया है, कल मंडे था। अब ये है दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली, ये मैं फिर बता रहा, यूपीएससी प्रीलियम से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस के लिए, जहां पे आप एनसीआरबी डेटा कोट कर सकते हो, इससे आपका मार्क्स में डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नंबर्स इन पर्सपेक्टिव, हाईएस्ट क्राइम रेट दिल्ली 503 मर्डर केस, 6th अमंग द 19 स्टेट। मतलब सोचिए क्राइम रेट क्या है दिल्ली में। अब देख रहे हो 8% राइट इन केसेस, अलग अलग केसेस देखिए 2,28,173 प्रॉपर्टी क्राइम्स हुए हैं 2023 में ही, सिर्फ इतने प्रॉपर्टी क्राइम्स हुए हैं। चार्जशीट फाइल होता ही नहीं वहां पे, चार्जशीट फाइल नहीं हो रहा है, इसका मतलब केसेस क्लोज नहीं हो रहे हैं। केस जो होता है वो क्लोज नहीं हो रहा, मतलब देख लो 28%, मतलब 100 केस हुआ है, ठीक है, किसी ने 100 बार कंप्लेन किया, उसको 28 ही मतलब 100 कंप्लेन आए, लेकिन सिर्फ 28 कंप्लेन को ठीक किया गया, ठीक है, बाकी का 73 के को मायने नहीं रख रहा है ये इनके लिए, ठीक है। वायलेंट क्राइम्स टोटल केसेस, मर्डर क्राइम्स देख रहे हो आप, सेक्शन 12 सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज्यादा, कितना 37 केसेस, ये आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर
द हिंदू से या फिर इंडियन एक्सप्रेस से डायरेक्ट आप इसका डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, हाँ मैंने बोला ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब यहाँ पे देखिए, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके में समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन ये कर रहा है, फाइंडिंग्स कौन कर रहा है, ये सब चीज में मतलब जो बोलते हैं ना, वेस्ट इंफॉर्मेशन दिमाग में लोड नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्या है वो देखना है। यहाँ पे बात हो रहा है नॉर्थर्न व्हाइट राइनो के बारे में, नॉर्थर्न व्हाइट राइनो, और एक आता है सदर्न व्हाइट राइनो। सदर्न व्हाइट राइनो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा राइनो की अलग अलग प्रजाति कहाँ पे है, कहाँ पे रह रही है, IUCN के कौन से स्टेटस में है। तो यहाँ पे नॉर्थर्न व्हाइट राइनो के बारे में बात हो रही है, जिसमें सिर्फ 2 फीमेल बची हुई है, सिर्फ 2 फीमेल बची हुई, मतलब इनका जो है ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, मतलब इनकी जो प्रजाति है ये दुनिया से ही लुप्त हो जाएगी। इसके बाद आपको नॉर्थर्न व्हाइट राइनो देखने को नहीं मिलेंगे। ये है नॉर्थर्न व्हाइट राइनो। तो यहीं पे साइंटिस्ट प्लान कर रहे हैं IVF करने का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने मूवी देखा होगा, गुड न्यूज, आपने गुड न्यूज देखा होगा, जहां पे अगर फीमेल अगर कंसीव नहीं कर पा रही है, मतलब मैं आपको इमेज के साथ समझाता हूं, देखिए अगर कंसीव नहीं कर पा रहे फीमेल, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे, तो इन केस क्या किया जाता है, फर्स्ट ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी, ओके। सेकंड में एग पिकअप, मतलब वुमेन्स के ओवरी से एग निकालते हैं, यहाँ पे बहुत से एग रहते हैं वो निकालते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, यहाँ से एग निकालते हैं, और यहाँ पे जो ये मेन का स्पर्म रहता है, मेन का स्पर्म रहता है, आपने गुड न्यूज मूवी देखा होगा, मेन का स्पर्म और फीमेल का स्पर्म इसको फर्टिलाइज करते हैं, एग फर्टिलाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है, उसके बाद डायरेक्ट उसको फीमेल के ओवारी में वापस डाल देते हैं, तब इससे बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ते हैं, ओके। तो यही वाला किया जा रहा है नॉर्थर्न व्हाइट राइनो के साथ। नॉर्थर्न व्हाइट राइनो अपना अफ्रीका में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। IVF का सिस्टम इसके ऊपर लागू करने वाले, ताकि इसका जो प्रजाति है विलुप्त होने से बच जाए, ओके। ये है व्हाइट राइनो, ओके। अब इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह कौन कौन बना है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। नॉर्थर्न व्हाइट राइनो को पूछ सकता है, इसका IUCN स्टेटस पूछा जा सकता है, ठीक है। अब सिर्फ 2 फीमेल्स बची हुई हैं, ये भी कंसीव नहीं कर रही है, ये भी कंसीव नहीं कर रहे हैं, और एक जो थी, जो सरोगेट थी, जो सरोगेट थी वो भी फ्लड में बह के खत्म, मतलब 3 पहले थी, एक खत्म हो गए। ये है वही IVF का सिस्टम, ठीक है, ताकि अगर किसी को बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो IVF का यूज कर सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके। अब देखिए यहाँ पे राइनोस के बारे में जान रहे हैं, ये देखिए ये है जावा राइनोस, आपने जावा पता होगा, इंडोनेशिया में है, कहाँ पे ये जावा, इंडोनेशिया में है, तो ये कौन सा है, जावा राइनो है, ओके। बाद में इसका IUCN स्टेटस बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो क्रिटिकल एंडेंजर में है, लेकिन फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये CR में है, क्रिटिकल एंडेंजर, ओके। नेक्स्ट आता है सुमात्रा रानो, सुमात्रा, ओके। ये भी कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। सुमात्रा और जावा 2 आइलैंड है ना इंडोनेशिया में, ये देखिए सुमात्रा और जावा, इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मैप, इंडोनेशिया ये रहा, ये क्या है, सुमात्रा, ओके। ये क्या है, सुमात्रा, यहीं पे वो सुमात्रा पाए, ये है जावा, देख रहे हो जावा, ये क्या है, ये है इंडोनेशिया, यहीं पे ये 2 राइनो पाए जाते हैं, जावा सुमात्रा। ग्रेट वन हॉर्न ये कहाँ पाया जाता है, ये अपना इंडिया में एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली ये अपने इंडिया में पाया जाता है, और इसका पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये किस में है, वल्नरेबल कैटेगरी में है, वल्नरेबल कैटेगरी में है, मतलब इसका आबादी कम हो रहा है लेकिन बढ़ भी रहा है, ठीक है, कम हो रहा था लेकिन अब बढ़ रहा है।
कुछ सालों बाद ये वल्नरेबल से नियर थ्रेटेन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लीस्ट कंसर्न में आ जाता है। देखिए आईयूसीएन का आईयूसीएन स्टेटस होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, लीस्ट कंसर्न, उसके बाद नियर थ्रेटेंड, ओके। उसके बाद वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, ओके। फिर क्रिटिकल एंडेंजर, ओके, ये आता है। इसके ऊपर एक आता है डेटा नॉट सफिशिएंट, मतलब कुछ इतने प्रजाति रहते हैं जिनका कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, वो रहते हैं, ठीक है। ये है ब्लैक राइनो, इसकी भी अच्छी खासी आबादी है, ठीक ठाक है। ये व्हाइट राइनो है। व्हाइट राइनो में भी दो आते हैं, सदर्न व्हाइट राइनो और नॉर्दर्न व्हाइट राइनो। सदर्न व्हाइट राइनो बहुत ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा इसी का है। ये किसमें है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। नॉर्थर्न व्हाइट राइनो सिर्फ दो ही बचे हैं, दो फीमेल बचे हैं और समथिंग अराउंड 10 से 12 मेल बचे होंगे, ठीक है। नॉर्थर्न व्हाइट राइनो, नॉर्थर्न व्हाइट राइनो, ओके। अब ये देखिए, ये है व्हाइट राइनो, ये कौन सा है, ये सदर्न व्हाइट राइनो है। क्या, सदर्न व्हाइट राइनो, इसकी अच्छी खासी आबादी है लेकिन फिर भी कम हो रहा है, इसमें नियर थ्रेटेन में है, ठीक है। कौन है, व्हाइट राइनो, कौन सा, सदर्न व्हाइट राइनो, साउथ। कहां पाया जाता है, अफ्रीका में, ओके। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ये कहां पाया जाता है, ये आपको मेजरली आपको काजीरंगा में पाया जाएगा, ठीक है। काजीरंगा, मानस, मतलब असम में इसकी अच्छी खासी आबादी है, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली इंडिया में ही पाया जाता है, स्पेसिफिकली इंडिया में, ओके। वन हॉर्न ब्लैक राइनो, इसकी भी ठीक ठाक है, इंक्रीजिंग है, क्रिटिकली एंडेंजर है, मतलब कम हो रहे हैं, 5300। मतलब देखिए जो पॉपुलेशन जो बेसिकली रहती ना, उससे अगर कम हो रही है, सपोज अगर 10,000 है, ठीक है, 10,000 से 8,000 हो गए, ठीक है, कम हो रहा है, कितना, 2,000। लेकिन अगर 1 लाख है, 1 लाख से 8,000 हो रहा है, फिर तो बहुत कम हो गया ना। तो वही तरह ये 3,600 के आसपास है, फिर भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, लेकिन ये 5,600 बताओ क्यों है, इसका 1 लाख के ऊपर था तब जाके 5, फिर भी इसीलिए क्रिटिकली एंडेंजर में है। अब ये जावा राइनो, ये भी क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर में, ठीक है, स्टेबल, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। क्रिटिकल एंडेंजर कौन, सुमात्रा राइनो, मैंने बताया ना, सुमात्रा राइनो। नेक्स्ट, योर प्लेटफॉर्म आवर टर्म्स। अभी देखिए हमारी सरकार में क्या होता है, आप इस आर्टिकल को देखिए, ठीक है। हमने टिकटॉक को बैन कर दिया था, क्यों, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूज हो रहा था। और ओवर यूज हो रहा था इसलिए नहीं, चाइना के साथ हमारी उस समय बन नहीं रही थी, ठीक है। चाइना ने ये अलग अलग जो टैरिफ वगैरह किए थे, जो गलवान क्लैश हो रहे थे, गलवान क्लैश 2020 में हुआ था, ओके, गलवान क्लैश हो रहा था, और भी चाइना के साथ बहुत सी प्रॉब्लम क्राइसिस चले रहे थे। आरसीईपी का भी था, चाइना हमें कंटिन्यू किया, आप आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें कौन कौन है, चाइना है और आसियान कंट्रीज है। आसियान में जो 10 कंट्रीज आते हैं ना, थाईलैंड आ गया, म्यांमार आ गया, इंडोनेशिया आ गया, सिंगापुर आ गया, फिलीपींस आ गया, ये सब कंट्रीज, ठीक है। तो आरसीईपी चाइना बोलता है कि तुम भी ज्वाइन करो। इंडिया इससे 2018 में ही बाहर हो गया था, क्यों, अगर इसको ज्वाइन करके रखते तो चाइना हम पे और ज्यादा गुड्स बेचता हमको। हमारा जो मार्केट है, चाइना के एंटी डंपिंग जो है, डंपिंग करते हैं ना, हमने बहुत सारा ये गुड्स बना लिया, हम तुम्हें बेच देते हैं, सस्ते में ले लो, एकदम सस्ते में ले लो। अगर सस्ते में हम सब सामान वहां से खरीदते रहेंगे तो हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, वो ग्रोथ होगा ही नहीं, अगर हम दुनिया को नहीं बेचेंगे और सिर्फ खरीदते रहेंगे तो हमारा इकोनॉमी कैसे डेवलप होगा। अगर हम दुनिया को नहीं बेचेंगे तो हमें डॉलर कैसे मिलेंगे, समझे, गोल्ड कैसे मिलेगा, समझे। तो इसीलिए तो बहुत से क्राइसिस तो हमने टिकटॉक को बैन कर दिया। अभी इंडिया में गूगल के ऊपर भी जो हमारा कंपटीशन कमीशन एक्ट है ना, उसके तहत और आईटी एक्ट के तहत हम
जो भी सोशल मीडिया है, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन पे सैंक्शंस लगाते रहते हैं। अगर वो मोनोपोली क्रिएट करे तो, मोनोपोली क्रिएट करे तो इसीलिए हमने टिकटॉक को बैन कर दिया था। ओके, टिकटॉक को बैन करने का वो अपना गलवान क्रैश और भी ये अलग अलग रीजन थे जिससे हमने टिकटॉक बैन किया। अब यहाँ पे देखिए, ये वही बताया क्या, टिकटॉक और क्या ट्विटर, ये सबको बैन करने के लिए बताया था। ठीक है, कि हमारे इंडिया में इनके खिलाफ हम करते रहते हैं, लेकिन हमने कंप्लीट बैन नहीं करते। हमने गूगल को बैन किया नहीं, हमने उसके ऊपर क्या अमाउंट सैंक्शन किया कि तुम्हें इतना फाइन भरना पड़ेगा। ट्विटर को भी हमने बोला ठीक है। अब टिकटॉक को हमने डायरेक्ट बैन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वही बता रहे हैं कि यूएसए डील कर रहा है टिकटॉक को वापस वहां पे यूएसए में लॉन्च करने के, लेकिन टिकटॉक चलेगा यूएसए के लॉ के हिसाब से। टिकटॉक यूएसए में चलेगा यूएसए के लॉ के हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ क्या था, हमने डायरेक्ट बंद कर दिया, नहीं चाहिए हमें। टिकटॉक में टोटल टिकटॉक में 200 मिलियन यूजर्स थे, यूजर से, और सिर्फ इंडिया से ही थे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही। 200 मिलियन अपना 20 करोड़ होता है। ठीक है, 20 करोड़ होता है 200 मिलियन। ओके, तो यहाँ पे वही कुछ इसका बताया गया है। यूएस नाउ क्राफ्टेड जस्ट दैट आफ्टर मंथ ऑफ डिबेट अबाउट बैनिंग टिकटॉक, वाशिंगटन हैज सेटल्ड ऑन थर्ड ट्रेड, टिकटॉक विल ऑपरेट बट अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। टिकटॉक यूएसए में काम करेंगे लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशन के बाद। ठीक है, ये है, ये आपको यूपीएससी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे आईटी एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, यहाँ पे आपको श्रेया सिंघाल केस के बारे में पूछा जा सकता है। श्रेया सिंघाल केस के बारे में पूछा जा सकता है। श्रेया सिंघाल में ये मैं यहाँ पे लिंक क्यों कर रहा हूँ, श्रेया सिंघाल यहाँ पे डिफेक्शन होता है, मतलब वो वाला डिफेक्शन नहीं, यहाँ पे बोलते हैं सेडिशन वाला। तो यहाँ पे आईटी एक्ट के तहत जो श्रेया सिंघाल थे ना, उस समय जो अपने बाला साहेब ठाकरे थे, उनका ये देहांत हुआ था। तो श्रेया सिंघाल ने एक पोस्ट डाला था कि हमें क्यों दिखाया जा रहा है इतना, वो मरे हैं तो हमें क्यों दिखा रहे, तो ऐसा थोड़ा केस हुआ था इसीलिए। लेकिन यहाँ पे आईटी एक्ट को पढ़ना जरूरी है कि आईटी एक्ट का यूज करके हम किसी का अकाउंट बंद कर सकते हैं, इसलिए इनका अकाउंट बंद किया गया था। ठीक है, इनका यूजर बंद किया गया था, इसलिए इन्होंने कंप्लेन किया था, श्रेया सिंघाल केस। ठीक है, अब यहाँ पे आईटी एक्ट को हम, ये कंपनीज जो होती है ट्विटर, गूगल, ठीक है, इनको भी हम सैंक्शन कर सकते हैं, फाइन दिलवा सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आईटी एक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, ओडिशा इंक्रीजेस वर्किंग आवर अलाउस वुमेन टू वर्क नाइट शिफ्ट। अब देखिए, ओडिशा इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग स्टेट इन इंडिया माना जा सकता है। कल्चरली भी बहुत रिच है, ये कल्चरली भी बहुत रिच है ओडिशा। ओके, ये रहा अपना ओडिशा। खनिज पदार्थ में नंबर 1, बॉक्साइट में नंबर 1, बॉक्साइट में नंबर 1। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पाद बॉक्साइट का यहीं पे होता है। उड़ीसा और भी बहुत चीजों के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे अपना 4 धाम में से जो जगन्नाथपुरी है वो भी यहीं पे है। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है ओडिशा इंक्रीजेस वर्किंग आवर। देखिए, इसके ऊपर इंडिया में बहुत से एक्ट वगैरह बने हैं। ठीक है, फर्स्ट जो 1881 में इंडस्ट्रियल एक्ट हुआ था ना, 1881 में इंडस्ट्रियल एक्ट। ठीक है, फिर 1892 में जो इंडस्ट्रियल एक्ट आया था, यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर को कम किया गया था। ठीक है, यहाँ पे 1881 में जो काम करने का था 12 आवर्स था, 12 आवर्स कर दिया गया था। इससे पहले कभी कभी 12 आवर्स से भी ज्यादा काम चलता था, 12 आवर्स कर दिया गया था। 1892 में यहाँ पे चाइल्ड लेबर को बैन किया गया था, चाइल्ड लेबर को बैन किया गया था। ठीक है, चाइल्ड लेबर को बैन किया गया था। उसके बाद वर्किंग आवर 9 आवर कर दिया गया था, 9 घंटे चाइल्ड को ये काम करने के लिए बोला जाता था। जो बहुत छोटे माइनर थे उनको काम करने के लिए बंद किया गया था, और जो एडल्ट थे उनको सिर्फ 9 घंटे काम करने के लिए बोला जाता था। ठीक है, एनी कमर्शियल बिजनेस वर्क प्लेस ओवर 20 स्टाफ कैन ऑपरेट 24/7 कमर्शियल बिजनेस वाले जो भी अपने कोई भी कंपनी जहाँ पे 24/7 वर्क चलता है ना, कहीं कहीं बैंकिंग में भी 24/7 वर्क चलता है। ओके, तो ये बढ़ा रहे काम, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको
सर ये इतना पढ़ना है, और आईएलओ के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कब आया था? ये 1919 में आया था, 1919 में आया था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के द्वारा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के द्वारा। बस मैं आपको लेबर लॉस बता रहा हूं कि कौन कौन से लेबर लॉस है इंडिया में, ठीक है। और भी 4 लॉस है, 4 लेबर लॉस अपने इंडिया में है, लेबर लॉस, जिसमें अपने इंडिया में टाइमिंग के ऊपर है कि कितना टाइम काम कर सकते हैं, ठीक है, कितना टाइम काम कर सकते हैं इंडिया में। और उसके अलावा ये देखिए, ये है 4 लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वेज कोड, वे कोड ऑन वेजेस 2019 का, ये मेजर 4 लेबर लॉस है इंडिया में। ओके, दिस कोड कंसोलिडेटेड लॉ रिलेटेड टू वेज एंड बोनसेस इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट आपको एमएसपी से रिलेटेड मिल जाएगा। एमएसपी में क्या होता है ना कि आपको इतना, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट, नॉट एमएसपी, जो आपका मनरेगा वाला है, नॉट एमएसपी, मनरेगा वाले में जो आपको मिनिमम ये है कि उससे नीचे किसी भी लेबर को नहीं देना चाहिए, उससे नीचे अगर देते हो तो कानूनन अपराध है, मिनिमम वेज एक्ट के तहत। ओके, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बहुत से एक्ट है अपने इंडिया में लेबर के लिए, बहुत से एक्ट है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द कोड कंसोलिडेटेड लॉ कंसर्निंग ट्रेड यूनियंस। ये ट्रेड यूनियंस को बोलता है कि आप जो प्रोटेस्ट वगैरह करते हो तो बंद नहीं होना चाहिए, तो बंद नहीं कर सकते आप, मतलब हाई लेवल जो प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक रहता है, स्ट्राइक। देखिए, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। ओके, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते, जो सब कुछ बंद कर देता, रेलवे सब हम बंद कर देंगे, सब वो स्ट्राइक नहीं कर सकते हाई लेवल पे। ओके, नेक्स्ट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट, मैंने बोला आईएलओ पढ़ लीजिए। सोशल सिक्योरिटी एक्ट मतलब होता है ना अपना पेंशन्स वगैरह, वो पेंशन वगैरह, तो उसी को सोशल सिक्योरिटी बोला जाता है। दिस कोड कंबाइंस वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग दोस ऑफ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ग्रेट्युटी पेमेंट्स एक्सटेंडिंग कवरिंग टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, occupational safety, health and working condition course. The code focus on improving working condition by considering law relating to health. देखिए यहाँ पे ये जो है इस एक्ट के तहत यहाँ पे इस एक्ट के तहत आया है ये वाला कि ज्यादा वर्किंग कंडीशन बढ़ा दे, सेफ्टी आवर्स, वर्किंग आवर्स, देख रहे हो वर्किंग आवर्स यहीं पे। तो दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट लेबर लॉस इन इंडिया। ओके, कौन कौन से हैं? ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन वगैरह ग्रेट्युटी की बात होती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020, कोड ऑन वेजेस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो मैंने बोला था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे यही है, द इंडियन ओशन मिनरल एक्सप्लोरेशन। आप सिंपल तरीके से समझिए, यहाँ पे एक कंपनी का नाम है गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च गोवा में है। अभी इसको भारत सरकार के द्वारा जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, जो पूरे वर्ल्ड में ओशियंस में जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ताकि और ओशन पे और तरह का जो क्राइम्स वगैरह ना हो सके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, वो सब चीज का ध्यान रखता है कौन? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ओके, अब इससे इंडिया ने परमिशन ले लिया है, क्या लिया परमिशन लिया है कार्लसबर्ग रिज। देखिए कार्लसबर्ग रिज यहाँ पे माइनिंग करने के लिए परमिशन ले लिया है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से, ताकि हम कार्लसबर्ग रिज में माइनिंग कर सके। और माइनिंग करके हम क्या निकाल सके? पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। ओके, देखिए कार्लसबर्ग रिज, ठीक है, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स यहाँ पे होता है। अब देखिए पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स क्या होता है? कि समुद्र के स्तर में जो है वहां पे अलग अलग इंपॉर्टेंट मेटल्स रहते हैं,
मिनरल्स रहते हैं जो कंसिस्ट करते हैं कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड। ठीक है, आप यहां पर मैं लिख देता हूं, कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर along with rare precious element, along with rare earth element। आपको पता है इंडिया में टोटल कितने अर्थ एलिमेंट है? टोटल 30, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट में आते हैं कि हमें वो मिनरल्स चाहिए ही चाहिए इंडिया के प्रोग्रेस के लिए, ताकि इंडिया सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ सके, ठीक है, और भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सके, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में आगे बढ़ सके। इसके लिए हमें क्या चाहिए? रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, टोटल कितने हैं? 17 है, 17 क्रिटिकल मिनरल्स है। ये क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल टोटल अपने इंडिया में 30 रेयर अर्थ मिनरल्स है, और क्रिटिकल मिनरल्स टोटल 17 है। उस 17 में 15 आता है अपना लैंथेनाइट्स। आपने अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये दिख रहे हैं, ये है लैंथेनाइट्स। इसमें जितने भी है ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स है। टोटल 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 ये क्रिटिकल मिनरल्स है। ठीक है, ये सब सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आते हैं। अब इसमें एक और ऐड करते हैं, यट्रियम। यही है ना यट्रियम? हाँ, ये रहा, ये यट्रियम यही है, मे बी वेनेडियम, मैंगनीज, ये सब। देखिए यट्रियम वन ऑफ द सेकंड जो है क्रिटिकल मिनरल्स में आता है। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स में आता है। तो हमें पीएमएफ जो हमें मिलेगा, जिससे हमें मिल सकता है कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, लेड भी होगा यहाँ पे, लेड। तो इन सब का हमें इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसका इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से राइट मिल गया है कि हम यहाँ पे माइनिंग कर सके। ठीक है, अब ये है। अब देखिए कार्लसबर्ग रिज के बारे में पढ़ लीजिए, कहाँ पे है? ये अपना अरेबियन सी में है, ये अपना ग्रेट इंडिया है, यहाँ पे कार्लसबर्ग रिज है। देखिए ये अपना ग्रेट इंडिया है, ये है कार्लसबर्ग रिज। यहीं पे आपको मिलेगा पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, जो कंसिस्ट करता है कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे होता है? Why polymetallic and why they do matters, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये क्यों मैटर कर सकता है, हमारे इंडिया के प्रोग्रेस के लिए मैटर करते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज प्रीवियस एक्सप्लोरेशन, पीएमएस, सिंस एनसीपीओआर मैंने नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च, जिसको ये राइट मिला है कि वो वहां पे एक्सप्लोर कर सके। ओके, अब आप देखिए कार्लसबर्ग रिज क्या है? व्हाट इज कार्लसबर्ग रिज? सिंपल तरीके समझिए, जो भी ओशन के नीचे 6000 मीटर नीचे, 6000 मीटर कितना होता है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर ओशन के नीचे जो भी मिनरल्स है, जहां पे जो गर्म पानी रहता है ना, जिसको बोलते हैं ना जो अपना सूर्य कुंड है, जहां से हॉट वाटर निकलता है, वहां का एरिया का जो है ना, वहां पे मिनरल्स डेवलप हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो ये है पीएमएस, पॉलीमेटालिक सल्फाइड। ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड कहां पे डेवलप होता है? उस वाले रीजन में जहां पे गर्म पानी का पूरा स्रोत हो। आपको पता है ये जो डेक्कन है, ये गर्म क्यों हुआ था? ये मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना लावा ब्लैक सॉइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अंडर वाटर मैग्मा इरप्ट होता है। ठीक है, और उसी मैग्मा से ये सब पीएमएस बनती है, पॉलीमेटालिक सल्फाइड। ठीक है, यही है कार्लसबर्ग रिज। यहाँ पे हमें अभी ये परमिशन मिल गया, यहाँ पे हम माइनिंग कर सकते हैं। अब आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पीएमएन। डिफरेंस क्या होता है पॉलीमेटालिक सल्फाइड और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में? ठीक है,
पॉलीमेटालिक सल्फाइड और पॉलीमेटालिक नोड्यूल में, PMS और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। अब देखिए यहां मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लेड, जिंक, ठीक है, गोल्ड, कॉपर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैंगनीज। मैंगनीज बहुत लार्ज अमाउंट पे रहता है यहाँ पे मैंगनीज। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, और ये है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये देखिए ये है पॉलीमेटालिक नोड्यूल। ये बहुत छोटे छोटे बोलते ना अंडे के साइज के रहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो मिनरल्स है, मैंगनीज हो गया, और भी कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर भी होता है, और कौन कौन से होते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मतलब अगर आपको मैंगनीज, देखिए हमारे इंडिया में मैंगनीज कहाँ पे आता है, सबसे ज्यादा मैंगनीज हमारे इंडिया में जो मांडला डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे है, मांडला डिस्ट्रिक्ट, मांडला डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे है, अपना MP, मांडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट, ये भी अपना MP में ही है। सबसे ज्यादा मैंगनीज यहाँ से हमें मिलते हैं, लेकिन अगर हमें ये मिल जाए तो हम और ज्यादा डेवलप हो पाएंगे मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व होता है, ठीक है, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए कार्लसबर्ग रिज तो हो गया हमने, कि देखिए इंडियन प्लेट, सोमाली प्लेट, जो इंडियन प्लेट है और ये सोमाली प्लेट है, ठीक है, ये है सोमाली प्लेट। ये वाला जो अलग होता है ना, जो सेपरेट होता है, जहां पे रिड्ज बनते हैं, ठीक है, मिड ओशियानिक रिड्ज, क्या बनते हैं, मिड ओशियानिक रिड्ज, जहां से लावा बाहर निकलता है, जहां से धरती का जो स्टे है वो अलग होते रहता है। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में अगर पढ़ा होगा तो प्लेट टेक्टोनिक्स में ज्योग्राफी में कवर कर दूंगा, ठीक है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स होता है वहां से जो लावा इरप्ट होता है तो वो तो उसी को बोलते हैं मिड ओशियानिक रिज। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो सोमाली प्लेट और इंडियन प्लेट है, ये रहा, ये देखिए सेंट्रल इंडियन प्लेट, ये आता है अपना इंडियन प्लेट, ये आता है अपना सोमाली प्लेट, ठीक है। यहीं पे आपको प्लेट जो अलग हुआ है, गर्म पानी, लावा, ये सब है, वही बना है पॉलीमेटालिक सल्फाइड। ओके, अब यहाँ पे हाउ इज PMS एक्सप्लोरेशन डिफरेंट फ्रॉम अंडर वाटर मिनरल एक्सप्लोरेशन। अंडर वाटर मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए मैंने आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बता दिया। हमने समुद्रयान मिशन, ठीक है, मत्स्य मिशन, समुद्रयान मिशन, जो कि 6000 किलोमीटर नीचे जाके, मतलब एज ए ह्यूमन, मैं, आप वहां जाके रिसर्च कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से अभी ये समुद्रयान मिशन लॉन्च होने वाला है। ये यहाँ पे बताया गया पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में बताया। हाउ डज द ISA एलोकेट साइट फॉर मिनरल। अब यहाँ पे बताया UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, इसमें आपको एसिड के बारे में पता चलेगा, ठीक है, एसिड के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में पता चलेगा। तो द एप्लीकेशन मस्ट आइडेंटिफाई, ये आपको यूपीएससी ने पूछे कि क्या प्रोसेस होता है, ये सब नहीं पूछता यूपीएससी। इस इंडिया प्लानिंग टू एक्वायर मोर इंडियन ओशन साइट मिनरल एक्सप्लोरेशन। इंडिया इज लुकिंग, ऑफ कोर्स इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री, हमें और ज्यादा मिनरल और ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया की आबादी कितनी है, दुनिया में नंबर 1, 150 करोड़ से ज्यादा है। तो इन सब का नीड पूरा करने के लिए इंडिया को डेवलप नेशन बनना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया अपना पूरा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में। ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड, ठीक है। यहाँ पे आपको गोल्ड मिल जाएगा, मैंगनीज, सॉरी नॉट मैंगनीज, मैंगनीज आपको यहाँ मिलेगा, गोल्ड मिल जाएगा, कॉपर मिलेगा, जिंक मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा, लेड मिलेगा, ठीक है। लेड को PB नाम होता है साइंटिफिक में। अब ये देखिए क्लैरियन क्लिपिटर जोन, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स यहीं पे आपको मिलेगा, और अलग अलग तरह के जो भी है। क्लैरियन क्लिपिटोन ये कहाँ पे है, यहाँ पे। इसीलिए तो यूएसए इतना अमीर है, यूएसए यहाँ पे भर भर के माइनिंग करता है, यूएसए यहाँ पे भर भर के माइनिंग करता है। क्लैरियन क्लिपिटोन जोन, ये देख लो, ये यहाँ पे क्या है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, दुनिया भर में सबसे ज्यादा यहीं पे है। यूएसए मैंगनीज में राजा है पूरा, ठीक है, उसको जितना चाहिए यहाँ से जाके निकाल लेता है और अपने इसके लिए यूज करता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इसको ऑलरेडी
परमिशन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए पैसिफिक क्वेश्चन भर भर के ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है पॉलीमेटालिक सल्फाइड, पॉलीमेटालिक सल्फाइड। और ये क्यों है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, जहां पे लावा इरप्ट होता है, ठीक है, जहां से गर्म पानी निकलता है, वहां पे पॉलीमेटालिक सल्फाइड डेवलप होता है। ये है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनो अगर कहीं है तो इसी वाले रीजन पे है। इसलिए देखते ना जापान में हर बार भूकंप आता रहता है, क्यों, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको PMS मिल जाएगा, पॉलीमेटालिक सल्फाइड। ओके, कोबाल्ट रिच क्रस्ट, यहाँ पे कोबाल्ट आपको मिल जाएगा। कोबाल्ट दुनिया में सबसे ज्यादा कोबाल्ट कौन बनाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। ठीक है, DRC यहाँ पे है, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। दुनिया का 70% कोबाल्ट यहीं से निकलता है। कोबाल्ट और लिथियम का मिक्स करके आपका जो मोबाइल चला रहे हो उसका बैटरी बनता है। ओके, और दो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पता है क्या होता है, ये देखिए आपके जो ये है वहां से जो भी आपका बाउंड्री है, ठीक है, ये इंडिया का बाउंड्री, उससे 12 किलोमीटर या फिर 12 माइल्स का डिफरेंस तक आपका एक्सक्लूसिव राइट है कि आप वहां पे कुछ भी करो। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने बोला आप वहां पे कुछ भी करो, एक्सप्लोरेशन करो, मच्छी पकड़ो, कुछ भी करो, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आप कुछ भी करो वहां पे। लेकिन इसके बाहर अगर कुछ कर रहे हो, ये व्हाइट लाइन दिख रहा है, इसके बाहर अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। हाँ, ये मैंने पहले डिस्कस किया, नोबेल प्राइज सिंपल में तरीके से समझते, इसको मत देखिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा। सिंपल तरीके, नोबेल प्राइज क्या है, 1899 में अल्फ्रेड नोबल, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके में समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, ये है अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के फाउंडर, इनके नाम पे 355 से भी ज्यादा पेटेंट्स थे। ठीक है, अलग अलग फील्ड में इन्होंने रिसर्च कर रखा था, बोलते हैं मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट, इंजीनियर बोल सकते हैं इनको। सोचो 355 पेटेंट्स, इसमें से डायनामाइट इनका सबसे ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन था, सबसे ग्रेटेस्ट रिसर्च था। ठीक है, अब देखिए, अब 1899 में इनकी मौत हो जाती है, लेकिन उससे पहले इन्होंने नोबेल प्राइज की स्थापना कर दी थी। कारण, एक आर्टिकल में जब इनके बड़े भाई मर गए थे, तब एक आर्टिकल में लिखा गया था कि द डेथ ऑफ डूअर, मतलब बोलते ना दूसरों को मारने वाले का मौत हो गया। जिसने डायनामाइट तो एक बॉम्ब ही है ना, डायनामाइट एक बॉम्ब ही है जो आप माइनिंग में यूज करते हो। कहीं से कोयला निकालना है तो माउंटेन को पहले तोड़ना पड़ेगा ना, तो वहां पे डायनामाइट लगाते हैं ताकि जब ब्लास्ट होता है तो वहां से कोयले निकालते हैं, कोयले का माइनिंग करते हैं। तो बोला कि द डेथ ऑफ द डूअर ऑफ डायनामाइट, ऐसा स्टेटमेंट आया था। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने सोचा भाई दुनिया में मुझे किस काम के लिए याद रखेंगे, दुनिया में मुझे किस चीज के लिए याद रखेंगे, क्या बॉम्ब बनाने के लिए? नहीं। तब इन्होंने 1899 में नोबेल प्राइज की ये रखा, नींव रखा। ठीक है, तो अब वर्ल्ड में नोबेल प्राइज सबको दिया जाता है अलग अलग फील्ड के लिए। केमिस्ट्री के लिए दिया जाता है, ठीक है, फिजिक्स के लिए दिया जाता है, मेडिसिन के लिए दिया जाता है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है, पीस प्राइज दिया जाता है, पीस प्राइज कि जो दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे, समाज के भलाई के लिए काम करे, उनको ये अवार्ड देगा। ठीक है, ये उस समय से प्रथा चलती आ रही है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प डिमांड करे कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। ठीक है, तो ये है इसका। अभी देखिए लास्ट टाइम पीस प्राइज किसको मिला है, निहांदो, ये भी शायद से यही नाम है। जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जापान में जो भी एटम बॉम्ब, जो हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बॉम्ब हुआ था 1945 के समय, उससे जो पीड़ित है, गृहस्थ है, उनकी देखभाल करता है। दुनिया में
एटम बम को जो बढ़ावा रहता है उसको कम करता है कि एटम बम मत बनाओ, बहुत नुकसान होता है। हमारा लाइव एग्जांपल देखो, कि इसलिए इनको 2024 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। अब देखते हैं 2025 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिलता है। अक्टूबर 10 को डिक्लेयर होगा, अक्टूबर 10 को डिक्लेयर होगा कि नोबेल प्राइज किसको मिलता है। अब आप एक चीज देखिए, ये है नोबेल प्राइज। अब यहाँ पे ये सब मिलता है कहाँ पे, स्टॉकहोम में मिलता है। स्वीडन, स्टॉकहोम। अब पीस प्राइज अकेला जो है ये ऑस्लो में मिलता है। ऑस्लो कहाँ पे है, नॉर्वे। पीस प्राइज कहाँ मिलता है, नॉर्वे में मिलता है। और ये कहाँ मिलता है, स्वीडन में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही लिखा है कि ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, could Trump win only if the changes his policies according to Nobel experts who say he is dismantling the international world order. Last year winner was the Japanese atomic bomb survivor Nihon Hindankyo। मैंने जो लिखा ना, ये है इनका नाम, निहोन हिंदानक्यो। जो मैंने आपको बोला क्या है, निहोन हिंदानक्यो। लास्ट ईयर इनको मिला। ट्रम्प को तो मैं बोलूंगा दो ही मत उसको नोबेल प्राइज, वो लायक नहीं है नोबेल प्राइज का। ठीक है, अब ये लिखा है कि कैसे कैसे बना। ओके, नेक्स्ट, पोस्ट न्यूज सेक्शनल टैरिफ वरीज ओवर इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेड डील विद यूएस। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझिए बस एक चीज, सेक्शन 232 ऑफ यूएस ट्रेड एक्सपेंशन, ये है इसका मुद्दा। अब ये जो एक्ट है यूएस ट्रेड एक्सपेंशन, यहां पे लिखा हुआ है क्या, ये 1962 में आया था। ठीक है, यूएसए ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962। अब ये प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा पावर देता है ताकि वो किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सके। ठीक है, किसको देता है पावर, यूएस के प्रेसिडेंट को। यूएसए के प्रेसिडेंट को देता है ये पावर। कौन सा एक्ट, यूएसए ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट सेक्शन 232। ठीक है, अब ट्रंप ने इसी का इस्तेमाल करके 2016 में जब वो प्रेसिडेंट था, उसने स्टील का जो इंपोर्ट था, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया था 25% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया था। अभी इंडिया पे इतने सारे टैरिफ लगा दिए, 50% टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ। और वो ऐसा बोल रहा है कि टैरिफ वो सिंगल गुड्स पे भी लगा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम का आ रहा है, एल्यूमिनियम इस कंपनी से आ रहा है, उससे भी लगा सकता है कि जो इस कंपनी से अगर आ रहा है तो इसकी जो टीसीएस से आ रहा है, टाटा से आ रहा है, टाटा स्टील से आ रहा है, मैं इससे लगा दूंगा 75, बाकी स्टील से आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो ये है प्रेसिडेंट का पावर वहां पे, सेक्शन 230। अब आप इसी को ये पढ़ सकते हो, टैरिफ ऑन फार्मा प्रोडक्ट में नॉट अफेक्ट इंडिया। मतलब अभी इसने फार्मा पे 100% टैरिफ लगाने की बात किया है, और टैरिफ लगा भी दिया शायद से। ठीक है, तो ये बात किया है। तो यहाँ पे अनलाइक आईईपीए टैरिफ करंटली फेसिंग सुप्रीम कोर्ट रिव्यू, जो टैरिफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में बहुत में कंप्लेन करते हैं कि जो ट्रंप ने लगाया है अनरीजनेबल टैरिफ लगा दिया है, तो इसके खिलाफ कंप्लेन भी चल रहा है। तो यही है, मैं खाली इतना समझिए, सेक्शन 232 ऑफ यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट। ओके, उसके तहत अब स्टील हो गया, और भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, प्रॉन्स हो गए, ये सब चीजों पे टैरिफ लगा सकता है ट्रंप। Moody's follow Fitch affirms India sovereign rating with stable outlook। देखिए, दुनिया में सबसे बड़े जो है रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, कौन कौन है, S&P ग्लोबल, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेटिंग एजेंसी है। इसने क्या कैटेगरी दिया है इंडिया को, बी मतलब स्टेबल। मूडीज क्या दिया है, Baa3 क्या है, स्टेबल। फिच
बी 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 माइनस, ये दिया है, ठीक है। अब इससे अपने इंडिया का मैंने आपको बताया ना, इससे अपने इंडिया का ग्रोथ डिसाइड हो सकता है कि अगर कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे, वो पहले देखा कि S&P ग्लोबल क्या कहता है इसके बारे में, क्या इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं है, तो हम इन्वेस्ट करेंगे। और S&P बोल रहा है कि ये स्टेबल है, तो बोलेंगे हाँ यार स्टेबल है, चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये बोलेगा नहीं खराब है, तो कंपनी थोड़ा सा हेसिटेट होगी कि इन्वेस्ट करे या ना करे, ठीक है। ये है इसका पूरा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए BAA3 कौन दिया है, अपना मूडी ने दिया है BAA3, ये भी स्टेबल के कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। और ये भी स्टेबल के कैटेगरी में ही आता है, ये भी स्टेबल के कैटेगरी में ही आता है। अब अपने इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कौन कौन से हैं, क्रिसिल आ जाता है, टोटल 7 है, ओके 7 एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग, क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मेंस में क्वेश्चन पूछा है, इसके ऊपर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि हाउ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कैन डिफाइन और चेंज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन एनी कंट्री। अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं कि अपने इंडिया में कौन कौन से 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, शेयर रेटिंग, ब्रिक वर्क हो गया, ब्रिक वर्क्स हो गया, ठीक है, ये सब। लेकिन ये और भी है, इसमें सिर्फ ये नहीं, इसमें 7 है टोटल। हाँ, क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, केयर रेटिंग हो गया, केयर रेटिंग हो गया, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एंड ब्रिक वर्क रेटिंग, ठीक है। दिस एजेंसी रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इवैल्यूएट क्रेडिट वर्दी कंपनीज। देखिए कंपनीज का क्रेडिट वर्दीनेस ये करते हैं, ये सिर्फ नेशन को नहीं, जो S&P ग्लोबल, मूडीज, ये कंट्रीज को देते हैं, और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है ना उनको देते हैं रेटिंग्स। लेकिन ये सब जो अपने इंडिया में कंपनी, जैसे अंबानी को रेटिंग दे दिया, ठीक है, TCS को रेटिंग दे दिया, बहुत से बैंक को, कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा है, इसका रेटिंग इतना है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा है, SBI ऐसा है, उनको रेटिंग देते हैं लोग। क्रिसिल, इकरा, केयर रेटिंग, इंडिया रेटिंग, ब्रिक वर्क रेटिंग, ठीक है, ये सब रेटिंग्स है। ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या खराब परफॉर्म कर रहा है, ओके। नेक्स्ट, IIP ग्रोथ 4% इन अगस्त। अपने जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हमेशा देखिए जो न्यूज में रहता है उसी को डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, उसी को डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। अभी जितना मैं इंफॉर्मेशन दूंगा उतना इसमें है भी नहीं, ठीक है। अभी देखिए ये किसको किसको डील करता है, इंडेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो भी ये आउटकम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसको देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वेटेज कितना है, कि कितना वेटेज देता है कि हाँ मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इतना आइटम्स कवर करूंगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग 77%, 77.2%, 77 पॉइंट, यहाँ पे 77.65% लिखा इन द इंडेक्स, ठीक है। 77 मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी 8% आता है। फिर आता है स्टील, ये कितना आता है 14.8%, टोटल हो गया 100%। अब देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर है, ये कौन सा है अपना बेस ईयर है इसका 2011-12, और पहले कितना था 2004 और 5, ये है बेस ईयर, ओके। करंट ईयर तो अपना लास्ट ईयर रहता है, ये बेस ईयर, मतलब इसके हिसाब से
अभी हमारा इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब हमारा इकोनॉमी 2011-12 में कैसा था और अभी कैसा है। हम 2017-18 को नहीं कर रहे, क्यों? उस समय जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन, 2016-17 में जीएसटी डिमोनेटाइजेशन आया था। 19-20 में कोविड-19 आ गया था। 15-16 में भी इकोनॉमी उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। 11-12 में इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इसीलिए इसको एक स्टेबल लिया है, कि हम इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि अभी हमारा इकोनॉमी कैसा है। ओके, तो बेस ईयर है। अब आईआईपी कौन कैलकुलेट करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंदर आता है। एनएसओ ये कैलकुलेट करता है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, इनमें कितना ग्रोथ हुआ ये बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे वही दिया है, द शेप रिवीजन ऑफ जुलाई फ्रॉम, ये फैक्चुअल डेटा कि अभी कितना बढ़ रहा है। ठीक है, उसके ऊपर ये स्टील नहीं है, ये माइनिंग सेक्टर है, नॉट स्टील बट माइनिंग सेक्टर। ओके, माइनिंग सेक्टर। ओके, कि हम माइनिंग कितना कर रहे हैं। नेतन्याहू एग्रीज टू गाजा पीस फायर। ट्रम्प इसलिए बोल रहा है ना, मेरे को पीस प्राइज दो, नोबेल पीस प्राइज दो। यहाँ पे कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। ट्रम्प ने 20 पॉइंट्स दिए हैं, 20 पॉइंट्स, जो बोला है कि अगर हमास ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ही नेतन्याहू बोला भाई अगर हमास ने एक्सेप्ट कर लिया तो तू बम मत फोड़ना, ठीक है, तू उनको शांति से रहने देना, ठीक है, अगर नहीं किया तो फोड़ देना, मैं तेरे साथ हूं। देखिए डायरेक्टली बोला है, जस्ट ये देखिए डायरेक्टली बोला है कि अगर तुम्हारी बात मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो बम मत फोड़ना, नहीं करते तो फोड़ दो। इफ हमास रिजेक्ट्स योर प्लान मिस्टर प्रेसिडेंट, इफ दे सपोजली एक्सेप्टेड एंड दे वी आर नॉट क्वाइट फिनिश्ड, वी हैव टू गेट हमास। यहाँ पे नेतन्याहू बोले, ट्रम्प सेट द स्टार्ट ऑफ द न्यूज कॉन्फ्रेंस विद नेतन्याहू वेरी डिटेल, वी आर नॉट क्वाइट फिनिश्ड, हम अभी फिनिश्ड हुए नहीं है हमास को खत्म होने में। अगर वो हमारा 20 पॉइंट्स प्लान मान ले तो रोक दो, हमास में अटैक मत करो, नहीं माने तो बम फोड़ते रहो। ये ट्रम्प ने बोला है। फुल बैकिंग देखिए, ट्रम्प सेड इजराइल वुड हैव द फुल बैकिंग, ट्रम्प बोल रहा है मैं इजराइल को पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ, हमास को खत्म करो। फुल बैकिंग लिखा हुआ डायरेक्ट, मैं हमास को मतलब इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहा हूँ कि हमास खत्म करो। अगर 20 पॉइंट्स नहीं मान रहे हैं तो उसको रहने दो। अब 20 पॉइंट्स में क्या क्या है देखिए, गाजा विल बी radicalized terror free zone that does pose threat to its neighbor। यहां बोल रहे हैं गाजा में एक भी टेररिस्ट नहीं होने चाहिए, अगर एक भी रहा जो अपने नेबर को परेशान कर रहे हैं तो हम ये नहीं रोकेंगे, हम चलते रहेंगे, बम फोड़ते रहेंगे। ट्रम्प बोल रहा है गाजा विल बी रीडेवलप्ड फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ गाजा। ठीक है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। विद इन 72 आवर्स, 32 घंटे से पहले जितने भी इजराइल जो लोग हैं उनको हमास ने अगर गिरफ्तार किया, पकड़ कर रखा है तो उसको छोड़ दो, नहीं तो हम नहीं रुकेंगे, ट्रम्प बोल रहा है। Once all hostages are returned, Hamas member who commit peaceful coexistence and to be decommission their weapons will be given amnesty। अगर जितने भी जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिटर्न कर दे रहे हो, कौन बोल रहा है? ट्रम्प बोल रहा है कि इजरायली हॉस्टेजेस जितने भी उनको रिटर्न कर दो, ठीक है, और जो जो रिटर्न कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, उनको हम ये सराहना देंगे, ठीक है, और हम युद्ध रोकेंगे, ठीक है, ये बोल रहा है। Hamas who wish to leave Gaza will be provided safe passage visiting country। मेंबर ऑफ हमास बोल रहे हैं हमास में जिसको भी छोड़ के जाना है हमास को, वो जा सकता है, हम उसको अच्छी खासी जगह देंगे जाने के लिए। जाएंगे कहाँ पे? फिर होगा इलीगल इमिग्रेशन, कौन सा कंट्री इनको ढुकने देगा? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा कंट्री ढुकने देगा? अपॉन एक्सेप्टेंस दिस एग्रीमेंट फुल एंड विल बी इमीडिएटली सेंड टू गाजा स्ट्रिप। मिनिमम बस वही इसका प्लान है। आई डोंट थिंक ये प्लान ट्रम्प का वर्क करने वाला है। ओके, नेक्स्ट, रशिया वॉन एस्केलेशन रिस्क ऑफ यूएस सेंड टोमाहॉक मिसाइल। अब देखिए उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है लेकिन मिसाइल इंपॉर्टेंट है, मे बी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बाराक 8 मिसाइल यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, यूपीएससी ने 2013 में पूछा था कि हमने कहां से लिया है। तो बाराक 8 मिसाइल हमने इजराइल से लिया है,
ठीक है, तो ऐसा पूछा है। तो टोमाहॉक मिसाइल मतलब रशिया बोल रहा है यूएस को कि अगर तुमने यूक्रेन को ये मिसाइल दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिस्क इफ सेंस, अब यहाँ पे यूनाइटेड वुड सप्लाई टोमाहॉक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल, आपको पता है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क होता है? क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, ठीक है। क्रूज मिसाइल, यहां पे एक है आदमी, इसको मारना है, ठीक है, और ये क्या यूज कर रहा है? क्रूज मिसाइल यूज कर रहा है, ठीक है। क्रूज मिसाइल छोड़ा, क्रूज मिसाइल जाएगा ऐसा 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 फिर हिट कर देगा। मतलब इसके बाद गाइडेड होता है कि यहां से जाना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर हिट करना है। अब यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, इसने बैलिस्टिक मिसाइल यूज किया। बैलिस्टिक में क्या, यहां से जो छूटेगा एक एंगल लेते हुए यहाँ पे पट गया। ये देखिए, दोनों अपने निशाने में सटीक मारेंगे, लेकिन ये ऐसे मारेगा, ये ऐसे मारेगा। ये क्या है? क्रूज मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। एग्जाम्पल में आता है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया। नाम देख रहे हो? ब्रह्मोस। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर, मोस मतलब मोस्कवा रिवर ऑफ रशिया, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म। यहां पे आप ले लो अग्निफाई का, अग्निफाई बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल, त्रिशूल एक एंटी गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। त्रिशूल हो गया, नाग हो गया, ठीक है, नाग हो गया, अग्नि तो हमने बोल दिया, ठीक है, ये हो गया। ये अपना जो अपने 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने बनाया था ये मिसाइल, ठीक है। अभी अग्निफाई चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन। हाँ, तो यहां से अपना न्यूज का एनालिसिस समाप्त होता है। तो हमने टोटल कितना डिस्कस किया? 24 टॉपिक डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आज का हिंदू एनालिसिस और इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस यहीं पे समाप्त हो गया। धन्यवाद।